नमस्कार, मैं अमित तिवारी और प्रत्येक एपिसोड में जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैं पेश हो रहा था जिसमें कहीं न कहीं आपको एक नई जानकारी और नया मार्गदर्शन मिल रहा था। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं गोपाल यादव जी। गोपाल जी आपका स्वागत है। इनका परिचय है कि समाजवादी पार्टी में पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने माने जाते हैं। साथ ही एक बड़ा नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और प्रदेश सचिव के पद पर भी हैं। गोपाल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी में 30 साल आपने बिता दिए। अपने करियर का एक बड़ा समय आपने राजनीति में दिया है। क्या लगता है कि राजनीति का वो समय आपके लिए कैसा रहा? देखिए, मैं स्वेच्छा से राजनीति में आया। चूँकि शुरू से ही मेरी आस्था नेताजी में रही और मेरी नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो हम तीसरी पीढ़ी हैं लगातार नेताजी के साथ। मैं जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में, हमारा पैतृक गांव है, सैफई ब्लॉक में भदेई गांव है हमारा। 1967 में जब नेताजी पहला चुनाव लड़े थे, उस चुनाव से हमारे बाबा लोग नेताजी के साथ थे और तब से लेके आज तक हम 10 मिनट के लिए भी अलग नहीं हुए, लगातार साथ में हैं। तो जिस समय जिसने हमारे परिवार में भी जो भूमिका निभा पाई नेताजी के साथ में, वो निभाई। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो गया था दौरान पढ़ाई, तो मैं बहुत कम उम्र में ही राजनीति में आ गया, सक्रिय राजनीति में आ गया और लगभग क्या 30 साल से मैं लगातार पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। लेकिन एक इतना समय देने के बाद समाजवादी पार्टी में, क्योंकि राजनीति एक ऐसा करियर है कि जो युवाओं को बहुत तेजी से लुभाता है, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में युवा राजनीति की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या लगता है कि आज का युवा शिक्षा की ओर बढ़े, राजनीति भी करे, या खाली राजनीति करे, या करियर की ओर ध्यान दे? आपका क्या अनुभव कहता है? क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल लगातार युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि युवाओं को पहले अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगा तभी राजनीति में वो सकारात्मक बात कर पाएगा, अपनी बात कहने की क्षमता उसमें होगी। तो शिक्षा तो जरूरी है ही, और शिक्षा के साथ साथ जागरूक रहे राजनीति के प्रति भी, क्योंकि अगर राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो कहीं ना फिर खराब लोग हम पर शासन करने लगेंगे। क्या लगता है कि राजनीति में जैसे बात आती है कि शिक्षा के बाद बहुत बड़ी ज़रूरत है आर्थिक व्यवस्था की, क्योंकि परिवार चलाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यकता है। कितना भविष्य राजनीति में सुरक्षित है? कार्यकर्ता ये जानना चाहता है और ये कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज की तरह से होगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। कई नौजवान राजनीति को व्यापार समझ के राजनीति में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, कोई पेशा नहीं है, राजनीति सेवा है। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। जो काम आप कर सकते हो अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप उल्टे सीधे काम करेंगे, दलाली करेंगे, वो ठीक नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए करें, परिवार का भी ध्यान रखें और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहें। क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी में इतने समय से जुड़े हैं, तो अखिलेश यादव और समाजवादी परिवार से आपके निकटतम संबंध हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण में इस समय प्रदेश में और देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप अखिलेश यादव का नाम लेंगे, लेकिन और भी तमाम दल हैं, उनके नेताओं में किस तरह की राजनीति है जो पहले थी, उसमें क्या आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है? और क्या लगता है कि अब राजनीति में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए जो हो रही? देखिए, 2014 से इस देश की राजनीति की दिशा बदल गई। उससे पहले भी कई बार अलग अलग दलों की सरकारें आई, अलग अलग लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक मर्यादा रही एक दूसरे के प्रति। नफरत का माहौल नहीं रहा कभी भी।
लेकिन वर्तमान में आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में है 2014 से, वो विपक्षी दलों को अपना दुश्मन समझते हैं, किसी भी तरह से उन्हें निपटाना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उनका उत्पीड़न करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। ये सब परंपराएं बहुत घातक हैं। आगे आने वाले समय में जब कोई और आएगा तो वो भी यही करेगा। लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और सबसे बड़ी बात, जो देश की राजनीति में जो माहौल में परिवर्तन आया है, नफरत को बहुत बढ़ावा दिया है इस सरकार ने। ये सरकार समानता के अधिकार को ख़त्म करना चाहती है। केवल वही गिने चुने 10% लोग जो अगड़े हैं वही सर्वे सर्वा है और बाकी लोग पिछलग्गू बन के रह गए। और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बहुत भेदभाव होने लगा है पिछले 10-11 साल में इस देश में। राजनीति का स्वरूप तो बदला ही है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है जो कार्यकर्ताओं के मन में रहता है कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में देखा है कि अखिलेश जी के फॉलोअर सड़कों पर बहुत भीड़ के साथ उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनसे हाथ मिलाना पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है या ऐसी कौन सी व्यवस्था है या ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए कि युवा समाजवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है वो अखिलेश जी तक आसानी से पहुंच सके, उनकी नज़र में आ सके और आगे बढ़ सके? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो युवा सक्रिय हैं, लगभग अखिलेश जी सभी को जानते हैं। उनके कद का नेता जो हिंदुस्तान में दूसरा है, कोई भी इतना ना अपने नेताओं से, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से तक तो मिलते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो अपने मंत्रियों तक से नहीं मिलते। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से हैसियत नहीं है किसी मंत्री की, सांसद से की मुलाकात करने की। देश का तीसरा सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। और अगर भीड़ की बात की जाए तो उनसे ज़्यादा जन समर्थन जमीन पर किसी नेता के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर वो बैठते हैं, हजारों लोग रोज जाते हैं पार्टी कार्यालय पर, वो एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा कि चाहे वो कम समय दे पाए, लेकिन जब भी आते हैं तो सैफई अगर बैठते हैं तो सबसे मिलते हैं। और उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आम नहीं, कोई खास नहीं। ये हमारे नेता की क्वालिटी है। लेकिन कार्यकर्ता क्या करे जो अखिलेश जी की नज़र में आ जाए? नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि कार्यकर्ताओं को तो माननीय अखिलेश जी लगभग सबको जानते ही हैं। और जो कार्यकर्ता मेहनती होगा, जो कार्यकर्ता काम करेगा, जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करेगा, उसे नजर में आने से कौन रोक लेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के बाद जो ताकत बताई जाती है वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव चाचा जी और दूसरे चाचा जी श्री शिवपाल सिंह जी की भी चर्चा रहती है। अब ऐसी स्थिति में अगर कार्यकर्ता चाचाओं के संपर्क में रहता है तो वो अखिलेश जी के संपर्क में नहीं आ पाता है, या फिर वो चाचा जी के संपर्क में है तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या क्या ऐसा हो कि जो उसे लगे कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और निश्चित तीनों लोगों के संपर्क में रहें और तीनों लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। देखिए, अखिलेश जी निसंदेह बहुत बड़े नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि वो हर व्यक्ति को उतना समय नहीं दे सकते। अब चाहे कोई प्रोफेसर साहब के पास जाए या माननीय शिवपाल सिंह जी के पास जाए या अन्य जो लोग हैं उनके पास जाए, तो वो सीढ़ी ही तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचने का। अगर जैसे मैं प्रोफेसर साहब के पास जाता हूं तो हो सकता है कि आज मेरी बात माननीय अखिलेश जी से ना हो पाए, लेकिन अगर मैं अपनी बात माननीय प्रोफेसर साहब से या माननीय शिवपाल जी से कह देता हूं तो वो हमारी बात वहां पहुंचा देंगे। तो ये तो एक सीढ़ी का काम करते हैं और वो अंतोगत्वा सबकी बात पहुंचती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ही है। तो अब जो व्यवस्था है, अभी बिहार का चुनाव चल ही रहा है, आज वोटिंग चल रही है, क्या लग रहा है कि आपका राजनीतिक अनुभव केवल जानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऐसे दो राज्य हैं जो पूरे देश में चर्चा के विषय में रहते हैं। अखिलेश जी ने भी प्रचार किया है, आपकी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचे। वास्तविक जमीनी हकीकत में अब जनता किसको चुनना चाहेगी और किसको पसंद करेगी? देखिए, बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और बिहार बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है।
पिछले 20 साल से बिहार में एक ही दल की सरकार है, और सही बात यह है कि उन लोगों ने तथाकथित सुशासन के नाम पर युवाओं को, लोगों को, खासकर युवाओं को ठगने का काम किया है। आप हर बार वादे करते रहे, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं थी। 10-10 हजार की नौकरी करने के लिए बिहार के नौजवानों को बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब तेजस्वी जी को बीच में थोड़ा समय मिला, जब वो उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, तो उस दौरान उन्होंने लाखों नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी। तो अब नौजवान परख गया है कि हाँ, तेजस्वी जी में काम करने की क्षमता है, और उन्होंने जो ये विश्वास पैदा किया है, जो वादा किया है कि हम आएंगे तो 20 लाख नौकरियां देंगे। चूंकि ये लोग तो लगातार 20 साल से वादे कर रहे हैं, इनके वादे हमेशा झूठे साबित होते हैं, तो बिहार के नौजवानों में तेजस्वी जी में एक अपनी नई आशा, नई उम्मीद दिखाई दे रही है, और वहां उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है। और आप जानते हो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो वहां के नौजवानों ने ये मन बना लिया है इस बार बदलाव करने का। और रही जो हमारी मातृशक्ति की बात, आधी आबादी की बात, उन्होंने अभी तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार वहाँ 20 साल से है, उन्होंने वहाँ की महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब इस बार उनके पास अपने इंटरनल सर्वे में ये आया कि सरकार बदलने जा रही है, महिलाओं में बहुत नाराजगी है, तो 10-10 हजार रुपये खातों में भेजे, किसी के में पहुँचे, किसी के में नहीं पहुँचे। लेकिन तेजस्वी जी ने उनके लिए भी वादा कर दिया है कि हम 2,500 रुपया महीना अपनी माताओं बहनों को देंगे, और जैसे ही सरकार बनेगी 14 जनवरी के दिन 30,000 रुपये माँ बहनों के प्रत्येक महिला के खाते में आ जाएंगे। क्या लगता है कि बिहार के परिणाम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन देखा जाए, क्योंकि वहाँ के समीकरण के हिसाब से यहाँ पर भी कोई फर्क आएगा? मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ आएगा परिवर्तन, 2027 में आएगा। 2025 खत्म होने जा रही है, 1 साल ही तो है बीच में। केवल 27 जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, तो केवल 1 साल है बीच में पंचायत चुनाव में भी टाइम चला जाएगा, एमएलसी ग्रेजुएट, एमएलसी टीचर्स का चुनाव होगा, उसमें टाइम चला जाएगा। तो अब बहुत कम समय बचा है सरकार के पास। और इस सरकार ने जो किया है, जो नफरत की राजनीति की है, जो बुलडोजर की राजनीति की है, तो बदलाव तो होना है। लेकिन आपकी पार्टी का एक नारा है, और आप लोग भी जब लोगों से मिलने जाते हैं तो वो पीडीए का फार्मूला बड़ा चर्चा में रहा है इस लोकसभा में भी। और पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये खुल के लिखित में आया, सब जगह प्रिंट भी था, सब जगह देखा। तो मतलब आपकी पार्टी जो उच्च वर्ग है, जो सवर्ण है, या और लोग हैं, उनको नहीं अपनाना चाहती, केवल इन्हीं 3 के लिए ध्यान दे रही है? नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो क्या आपसे लोग नहीं कहते हैं सड़क पर कि कहे भाई और लोगों को वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, आप बात समझिए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही, लेकिन पीडीए का जो मतलब है वो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। पीडीए का मतलब पीड़ित, दमित, अपमानित भी है। ये तो समय के हिसाब से आप लोगों ने परिभाषा को अपडेट किया, मॉडिफाई कर रहे हैं। समय अभी कोई चुनाव तो आ नहीं गया। नहीं, लेकिन अभी लोकसभा में जो था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, नहीं, वो तब भी था। आप क्या समझ रहे, केवल हमें क्या और लोगों ने वोट नहीं दिया? सभी ने वोट दिया। मान लीजिए आपका दल है, तो आप में तो सभी लोग जोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो सभी लोगों ने वोट दिया हमें, और सब हमारे साथ है। पीडीए हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही, पीड़ित, दमित, अपमानित। अच्छा, जिनका अपमान हुआ है, जिनका दमन हुआ है, जिनका उत्पीड़न किया गया है, वो भी हमारे पीडीए का हिस्सा है। अच्छा, इसमें चाहे अगड़े हो, ए फॉर अगड़ा, और पी से आप जैसे लोग जो प्रेस के लोग हैं, प्रेस भी है। जो आप तो यहाँ स्थानीय स्तर पे बिल्कुल अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप चाहते हैं कि सच लोगों तक पहुंचे, लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं वो नहीं पहुंचा पाते, उसमें हालांकि आपका दोष नहीं है। तो उस पीडीए में आप भी हैं।
ए का अब मतलब हम लोगों के लिए भी एक विंग बना दीजिए आप ए का आप मतलब लोग समाजवादी पार्टी में कह दीजिए जो पीड़ित पत्रकार है वो हमारे दल हाँ, में वो आ हमारे जाए, दल तो कोई प्रकोष्ठ बना दीजिए इसका तभी हो पाएगा, ये कहने से नहीं होगा। नहीं, प्रकोष्ठ है। आप हमने कहा ना, उसमें सारे लोग हैं जो जिनका भी जैसे जैसे प्रकोष्ठ अलग अलग बनते हैं, अलग अलग विंग के, एक पत्रकारों का भी प्रकोष्ठ कर दीजिए कि पीड़ित पत्रकार प्रकोष्ठ। अगर पत्रकारों का प्रकोष्ठ कर देंगे तो पत्रकार वो निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि आप अच्छा। हमारे दल के लिए पक्षपात रूप से पत्रकारिता करें। हम चाहते हैं कि पत्रकार हमेशा निष्पक्ष रहे और सच को जनता तक पहुंचाए। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में ये क्यों लोगों के मन में मैसेज चला गया कि केवल MY समीकरण पे ही आप काम करते हैं? अभी आपने लोकसभा में दलित समीकरण पे काम किया, तो ये केवल कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, यादव का वोट चाहिए और दलित का चाहिए। अब ऐसी स्थिति में ये मैसेज क्यों है? ऐसा क्यों है कि लोग क्यों नहीं अपना रहे आपकी पार्टी? देखिए, दूसरे हमारे साथ मुसलमान और यादव तो है ही, और सभी वर्ग हैं, सर्व समाज हमारे साथ है। अभी 2024 में कितना वोट मिला? हमें 40% वोट मिला। आप समझिए, तो वोट तो हमें सबने दिया। ये जो मैसेज की बात आप कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि चैनल्स सही नहीं दिखाते, बड़े चैनल्स, ये लोग जो समाज में चीज़ें फैलाते हैं वो ऊपर से नीचे आ जाती हैं। सच बात तो ये है कि इनका सच्चाई से कोई सरोकार है नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ते हैं, तो वो हमारे साथ हैं ही हैं, उनके साथ तो हम खुल के खड़े ही हैं। लेकिन जो हमने कहा कि वैसे भी जिसका उत्पीड़न हुआ है, हम उन लोगों के साथ भी हैं, और सारे लोग हम लोगों को वोट करते हैं। हम लोग किसी जाति विशेष के खिलाफ कभी नहीं हो सकते, लेकिन जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है शुरू से, चाहे आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे जो सदियों से होता चला आया, तो स्वाभाविक है कि हम उनके साथ खड़े थे। देखिए, आप प्रदेश सचिव के पद पर हैं, तो एक सवाल जरूर बनता है जी कि बहुजन समाज पार्टी जो पिछले 10 साल से निष्क्रियता में थी, इस बार मायावती ने एक रैली की और बड़ी संख्या में एक भीड़ जुटाई, जो वहां पर दलित समाज के लोग पहुंचे। क्या PDA का बीच का D खतरे में है आपका? कोई खतरे में? देखिए बहन जी, हाँ, पिछले 10-12 साल से बिल्कुल सो रही हैं। अब तो जाग गई? नहीं, जाग नहीं गई। वो इतनी बड़ी रैली की, उसके बाद कई मीटिंग्स भी उन्होंने कर दी है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो चाबी भाजपा जितना भर देती है, हाँ, उतना वो चले हैं। लेकिन अब चूंकि दलित वर्ग भी हमारा शिक्षित हो चुका है, तो चीज़ें समझ चुका है। वो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न हुआ है, आरक्षण पे खतरा आया है, और बहन जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय बीजेपी की सहयोगी के रूप में काम कर रही हैं। ये सभी को समझ में आ चुका है। रैली में जाना एक अलग बात है, आप संसाधन उपलब्ध करा दो, सारी चीज़ें उपलब्ध करा दो। क्या आपको पता नहीं है? आप भी पत्रकार हैं, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। जो भीड़ वहाँ पहुँची, सारे संसाधन, सारी बसें, क्या RTOs ने नहीं उपलब्ध कराई? सब में डीजल भर के, और सारी व्यवस्था जो भी फंडिंग्स थी, क्या बीजेपी ने नहीं की? किया तो सब बीजेपी ने ही था, क्योंकि बीजेपी को खतरा हो गया है समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो चाबी उतनी भरी गई। तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। लोग, हालांकि हम लोग बहन जी का सम्मान करते हैं, हम बहन जी खिलाफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहन जी लड़ाई नहीं लड़ पा रही दलितों की, इसलिए समाजवादी पार्टी पर ही दलितों का भरोसा कायम है। लेकिन एक आपकी पार्टी पे 2-3 आरोप तो बहुत ज्यादा लगते रहे, और जब चुनाव आते हैं तब ये आरोप एकदम से जिंदा कर दिए जाते हैं। समाजवादियों का नारा, खाली प्लाट हमारा, इस तरह के आरोप देखिएगा। जिसमें लगा समाजवादी का झंडा, उस गाड़ी में बैठा, एक नए नए तरीके के ऐसे आरोप लगते हैं। इसका खंडन कैसे कर पाते हैं आप? क्योंकि ये तो एक बड़ी समस्या है पब्लिक के बीच में, कि ऐसा मैसेज है कि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ये सभा में। ये काट की और आड़ी, आप इसको काट क्यों नहीं पा रहे हैं? ये काठ की आड़ी कई बार चढ़ चुकी है, कई बार अब नहीं जलेगी। अच्छा, ऐसा है, ये एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, समाज में एक जबरदस्ती का फैलाया हुआ संदेश है। आपने पहली बात कही खाली प्लाट हमारा, आप केवल कह देने भर की बात है। आप हमें उदाहरण बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने कब्जे किए गए, और वर्तमान बीजेपी की सरकार में क्या स्थिति हुई। लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इटावा की ही बात करें, अपने कॉलेज बना लिए बड़े बड़े, और वो रेडीमेड वाली बाउंड्री है जो हर रात बढ़ जाती है, अंदर जेसीबी खड़ी रहती है। किस तरह से कब्जे हुए ना आप ना वाकिफ है ना हम, सब जानते हैं आप। एक पहाड़ भी गायब हो गया था। पहाड़ एक क्यों गायब हुआ? अभी आप चलो हमारे साथ, पहाड़ रहे ही नहीं। जबकि आप बात करो अधिकारियों से तो वो कहते हैं कि वो मिट्टी की परमिशन ली है। मिट्टी की परमिशन होती है केवल 100 क्यूबिक मीटर की, पूरे पूरे पहाड़ गायब कर दिए गए। उसमें भी शर्तें होती है कि आप जो पहाड़ है उस पर आप नहीं खोद सकते हो। मिट्टी की जो परमिशन होती है खुदाई की, वो किसानों को मिलती है कि आप इतनी तक अपनी मिट्टी खोद सकते हो, वो भी खेत की, पहाड़ों की नहीं। खुलेआम खनन चल रहा है, आप चले आओ रात में, बताइए मैं कितनी जगह बता दूं जहां आपको दर्जनों डंपर चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसी भी दिखाई दे जाएगी। मैंने तो कितनी बार डाला, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के या की सबसे वरिष्ठ नेता का संरक्षण है उन लोगों को, खनन माफियाओं को। खनन अधिकारी पिछले वाले का खुला उसमें हिस्सा था। अब नए क्या करेंगे ये अभी देखने की बात है। हालांकि वो भी पहले या रह गए तो वो पहले से मैनेज हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है। तो और रही बात कब्जों की, मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कब्जे किए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है उसके लिए। लेकिन आज भी जैसे लोगों के बीच में जाके बात करें तो लोगों का अपना ये कहना रहता है कि आपकी सरकार में वो असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो खुल के कहीं ना कहीं चीजें दूसरे तरीके से बता प्रेजेंट करने लगता है। तो ये क्यों ऐसी बात है? ये एक साइकोलॉजिकल वो डाल दिया गया। आप जैसे ही चुनाव आता है टीवी चैनल्स पे यही चलने लगता है। मैं गया बाजार में, तो हमारे तो सभी से अच्छे संबंध हैं पूरे शहर में, आप जानते हो। मैं किसी भी जगह बैठ जाऊं, चाहे किसी जात का व्यक्ति हो, हमारा उससे अच्छा संबंध है, हमारा दोस्ताना है सबसे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं आप लोग वोट देना चाहते हम लोगों को? तो हमने खुल के बता, बोले इसलिए नहीं देते कि आपके सरकार के समय में गुंडागर्दी होती है। तो हमने उनसे पूछा आपके साथ कभी कोई बात हुई क्या? कि नहीं हमारे साथ नहीं हुई। हमने कहा आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुई कभी? कि नहीं रिश्तेदार के साथ भी नहीं हुई। हमने जानने वाले के साथ हुई? कि नहीं जानने वाले के साथ भी नहीं हुई। हमने खूब याद करके बता दो कि नहीं हुई। फिर लेकिन लोग तो कहते हैं, वही माहौल है, बस ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो है कि वो कौन सी कहावत कही जाती है कि वो कान ले गया, कौवा आया कान ले गया, कान देखा ही नहीं टटोल के ले भी गया कि नहीं ले गया। हाँ, तो लेकिन अब जनता समझ गई है, कान वहीं स्थापित है, अब ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। देखिए ये सब राजनीतिक चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि यहाँ पर जो इटावा क्षेत्र है, आसपास मैनपुरी है, कन्नौज है, फिरोजाबाद है, ये ज्यादातर जितनी सीटें हैं वो परिवार के पास है, समाजवादी परिवार के पास है, चाहे लोकसभा की हो और विधानसभा की हो। और परिवार में अगर 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, तो सभी बड़े पदों पर हैं और जनता द्वारा मनोनीत है। निश्चित तौर पर वो सांसद या विधायक जो भी है, ये आरोप लगता है कि परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं। ऐसा क्यों है? आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप प्रदेश सचिव हैं और आप एक जिम्मेदारी के पद पर हैं और 30 साल के अनुभव से आप बात करेंगे, लोगों को ये बात जाननी चाहिए आपके द्वारा। देखिए, चाहे फिरोजाबाद की बात हो, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे कन्नौज की हो, या चाहे बदायूं की हो या आजमगढ़ की हो, बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं मैंने खुद ही 5 क्षेत्रों के नाम ले दिए। ये लोग कोई मनोनीत होकर नहीं आए हैं, जनता ने इन्हें चुना है, बिल्कुल संघर्ष के रास्ते से आए हैं। और इनको तब चुनाव लड़ाया गया जब वहां की क्षेत्रीय जनता ने मांग की। कई बार होता है कि लोग किसी एक के नाम पे वो नहीं हो पाते हैं, दूसरा जनता भी जानती है कि जब हमारे बीच में मजबूत जनप्रतिनिधि आ जाएगा तो ये हमारी लड़ाई लड़ लेगा, हमारा उत्पीड़न नहीं होगा। ये सब बातें रही और सबने, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव आसान नहीं था। कितना शासन ने हर जगह पे उत्पीड़न किया, हमारे वोटर्स को रोका, हमारे कार्यकर्ताओं को बंद किया,
एक एक आदमी को 3-3 बार बंद कर दिया थाने में, तो सबकी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जितने लोग ये चुन के आए, इन पे जनता का भरोसा था, इसीलिए इनको चुनाव लड़ाया गया। और संघर्ष के रास्ते से ये चुन के आए, ये किसी की दया से, किसी की कृपा से नहीं आए, इन्हें जनता ने चुना। इसलिए मेरे ख्याल से ये सवाल करने नहीं चाहिए। और रही परिवारवाद की बात, नहीं, चुनाव में ये आरोप आता है। नहीं, चुनाव में आरोप तो आप लगा परिवारवाद पार्टी मैंने कहा ना कि आरोप तो वहां से भेजे जाते हैं कि ये आरोपों को आपको प्लांट करना है जमीन पे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए को, हाँ, तो इसका ऐसा ये सारा, जब मीडिया तो हमारा है नहीं, जब उन्हीं के लोग हैं, जब वहां से पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से बताया जाएगा कि आपको ये आरोप प्लांट करने हैं, ये बातें कहनी है। जय शाह ने आज तक कितने सेंचुरी मार दी इंटरनेशनल क्रिकेट में, कितने टूर्नामेंट जीत लिए, जो वो आज आईसीसी के चेयरमैन बने बैठे हैं। अगर वो अमित शाह के बेटे नहीं होते तो आज वो आईसीसी के चेयरमैन होते। ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक हैं, मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर के पिता मुख्यमंत्री रहे, आज वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं केंद्र सरकार में। अरुण जेटली के बेटे डीडीसीए के चेयरमैन हैं। और तमाम नेताओं के, सबके परिवार के लोग सांसद, विधायक और वो बने हुए हैं। तो वो परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ जब संघर्ष करके लड़के आ रहे हैं तो वो परिवारवाद है। वे तो कृपा पे आ रहे हैं, उन्होंने, इन लोगों ने तो कोई संघर्ष भी नहीं किया जो हमने आपको बताया। अच्छा, एक बड़ा मैसेज है कि समाजवादी पार्टी जब संगठन का विस्तार करती है, संगठन में परिवर्तन करती है, तो वो दूसरी जातियों को वरीयता कम देते हैं, यादवों को ही पद देते हैं। इस बात में कितना आपको लगता है सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं सच्चाई है। आप पड़ोस से आ जाइए। मैनपुरी में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आलोक शाह, ठीक, किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, भोगांव से आलोक शाह के चुनाव लड़ते हैं, हार गए, अलग बात है। एटा से सांसद देवेश साक, ठीक, विधुना से विधायक रेखा वर्मा, ठीक, इटावा से पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक, इटावा सदर से प्रत्याशी थे सर्वेश शाक, हार गए, अलग बात है। शुकाबाद से विधायक मुकेश राजपूत। तो संगठन की बात हो या जनप्रतिनिधि बनाने की बात हो, हम लोगों ने हमेशा, सवर्णों में किसी को नहीं देते हैं आप लोग? नहीं, जहां ऐसा है, देखिए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं या संगठन की बात कर रहे हैं? हम संगठन की बात कर रहे हैं अभी। हमारे यहाँ जिला महासचिव कौन है? जिला महासचिव बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ बीरू भदौरिया है, जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला चच्चू हैं, पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे है। इटावा की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन में हम लोग जनेश्वर जी के नाम से चलते हैं आज भी। जनेश्वर जी बहुत बड़े समाजवादी थे और हम लोग आज भी जनेश्वर जी के नाम से 5 अगस्त को उनकी जयंती होती है, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आप लोग ये मैसेज पास नहीं कर पाते हैं लोगों तक? नहीं, देखिए, मैसेज पास करने की बात जहां तक, देखिए, हमने कहा ना कि ये कमजोरी है हमारी, इसलिए कि संसाधन नहीं है हमारे पास। हमारी बात कहां तक जाएगी? चलिए, मैं तो प्रदेश सचिव ही हूं, आपके लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का, अखिलेश जी तक का इंटरव्यू ले जाते हैं, वो तो दिखा नहीं पाते चैनलों पे। अगर उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात कह दी तो हम दिखाएंगे आपका। हाँ, नहीं, आप तो दिखाओगे तो, लेकिन क्या मेरी बात में सच्चाई नहीं है? क्या मीडिया हमें दिखाता है? मीडिया तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलती है। तो वही लोग, हमने कहा ना कि ये परसेप्शन गलत फैला देते हैं। अगर सही परसेप्शन आए तो आप समझिए समाजवादी पार्टी के सामने कोई लगेगा ही नहीं। और अब जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी। अब बात आती है पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ग्राम पंचायत चुनाव शुरू होंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और भी लोग जुटेंगे, बड़ा ही विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं। आपका नजरिया क्या कहता है कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ता अपने आप को प्रस्तुत करें?
क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है ऊपर तक मैसेज की। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने जो नीचे के स्तर के चुनाव हैं उससे दलीय रूप से अपने आप को अलग कर लिया है। जैसे ग्राम प्रधान का है, बीडीसी का है, तो वहाँ हमारा कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और अपना चुनाव अच्छे से लड़े, जीते, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा कि किसको हम प्रधान बनाएं, किसको क्या करें। हम लोग न किसी को समर्थन देंगे न किसी का विरोध करेंगे, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का चुनाव है और हम नहीं सोचते किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज क्या है आपकी तरफ से? कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज यही है कि पंचायत चुनाव में जो आपके सामने प्रत्याशी होते हैं वो भी आपके घर परिवार के ही होते हैं। जैसे आप गांव में जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा गांव परिवार ही होता है। भले ही आपका वैसे परिवार ना हो, लेकिन देखा जाए तो पूरा गांव एक तरह से परिवार की ही तरह से रहता है। तो चुनाव लड़े, फ्रेंडली फाइट करें, लेकिन वैमनस्यता न पालें, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद कोई जीतेगा कोई हारेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन रहना तो सबको साथ साथ है, एक दूसरे के पड़ोस में है, अच्छे बुरे में जाना आना है। तो चुनाव लड़े, कोई शत्रुता ना पाले और चुनाव लड़े, अच्छे मन से लड़े, और जो जीते वो अपनी जीत का घमंड ना करे और जो हारे वो किसी के प्रति वैमनस्यता ना पाले। लेकिन अभी एक सवाल रह गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर वायरल हुई जो हंसते मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि ये आपस में तो मंचों पर एक दूसरे के लिए भला बुला कहते हैं और आपस में वैसे बहुत सामंजस्य बिठा के रखते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मंच से कही जाती बात उसमें कितनी सच्चाई है, या वाकई यही बात है कि वो मंच वाली सब फर्जी है राजनीति के लिए और ये बात अलग है? मैंने अभी क्या कहा, पंचायत चुनाव की बात कही कि आप चुनाव लड़िए, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता ना पालिए। कम से कम इतना शिष्टाचार तो होना ही चाहिए कि जब आमने सामने मिले तो एक दूसरे से अच्छे से मिले, ये एक केवल शिष्टाचार की बात है। और रही बात मिलने की, तो इस समय चुनाव चल रहा है, जितने लोग जाते हैं, जितने नेता जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, सारे स्वाभाविक है पटना एयरपोर्ट पे ही जाएंगे। तो ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही एक दूसरे के विरोधी नेता एयरपोर्ट्स पे मिलते रहे हैं, हमेशा ये होता है। और चाय पीते हैं, जब मिलेंगे आमने सामने, लाउंज में बैठे इंतजार कर रहे हैं अपना नंबर आने का, तो चाय भी पी लेंगे। तो फिर जो पब्लिक में मैसेज आता मंच से कि वो उनके लिए उल्टा सीधा कहते हो, पब्लिक इसको दिल पे ले लेती है। पब्लिक इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो हमेशा कहते हैं, जैसे मैंने अभी चुनाव की बात कही, कि आप चुनाव लड़ें, वैमनस्यता न पालें, तो एक शिष्टाचार है। फिर वो जाएंगे, हमारा विरोध तो नीतिगत है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं स्टूल मंत्री, वो कहते हैं देखिए वो विरोध है हमारा, वो रहेगा। लेकिन मंच में दोनों लोग ऐसे हंसते हुए जा रहे थे, लग रहा था कि बड़ी मित्रता है। तो क्या करें, एक दूसरे को मारने लगे एयरपोर्ट में? नहीं, पब्लिक का कहना है कि मंच पर कुछ और है और अंदर कुछ और है, ऐसा है। इसलिए ये आइडियोलॉजिकल विरोध है हमारा। और ये बात सही है कि उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता, तो स्टूल मंत्री हैं ही है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने आए तो हम उन्हें अपशब्द कहने लगे या अपमानित ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन सामने आएंगे तो उनका हालचाल भी पूछा जाएगा। ये तो एक सामान्य शिष्टाचार की बात है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसको ऐसे, अब पब्लिक को तो कोई भ्रमित करे, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, पब्लिक भी जानती है ये सारी चीजें, और पब्लिक को तो कायदे में तारीफ करना चाहिए। एक इटावा का एक आखिरी सवाल है, इटावा की लोकल राजनीति की बात करें तो आपकी ही समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप गुप्ता और संटू का एक विवाद हुआ, जिस जो चर्चा में आया, आरोप हुआ। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन एक इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि ये गई है कि यादव वर्ग का समाज दूर हो गया है, विरोध हो गया है, और विरोधी इसलिए चला गया क्योंकि वो उनकी इस तरह की चीजों को लेकर के। आपको क्या लगता है कि अब यादव वर्ग कुलदीप गुप्ता और संटू को पसंद कर पाएगा, या अगर कभी चुनाव में उनको मौका मिलता है तो क्या उनको वोट दे पाएगा? आपका नजरिया क्या है? मैं नहीं मानता हूं ऐसा कुछ है। अच्छा, देखिए, हालांकि मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जो घटना हुई उस घटना का हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे हैं, उसका एक प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो चीजें अभी सामने आएंगी, और हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा।
और बाकी ये बहुत संवेदनशील विषय है, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यादव समाज दूर हुआ होगा। अब चीज़ें सामने आएंगी। वैसे कोई समाज एक घटना से न दूर होता है न अलग, और घटना में उनका क्या रोल है, क्या दोष है, क्या जिम्मेदारी है, नहीं, हम उससे संबंधित चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल ये सवाल था कि क्या एक वर्ग, यादव वर्ग, क्या उनके विरोध में चला गया है, क्या एक समाज विरोध में चला गया, बस इतनी सी बात। मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक। मैं ऐसा नहीं मानता कि यादव वर्ग उनके खिलाफ चला गया होगा, मैं नहीं मानता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मेरे साथ थे गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और पिछले 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, राजनीतिक बातचीत भी की, प्रदेश स्तर भी की और बिहार के चुनाव से संबंधित भी, ग्राम पंचायत के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज भी। अब लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले पॉडकास्ट में किसी बड़ी शख्सियत से फिर मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।